नमस्कार। आज की क्लास में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। ये सफर है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर के अंदर। अब ये सिर्फ एक बेकार गैस को बाहर फेंकने की कहानी नहीं है। नहीं, ये दरअसल हमारे शरीर के एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने का सबसे जरूरी, सबसे तेज तरीका है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, 200 मिलीलीटर प्रति मिनट। ये क्या है? ये वो मात्रा है एसिडिक वेस्ट गैस की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमारा शरीर हर मिनट बनाता है, और वो भी तब जब हम आराम कर रहे हों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गैस को शरीर से लगातार और असरदार तरीके से बाहर निकालना कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट की समस्या है क्या। फिर देखेंगे कि टिश्यू लेवल पर CO2 ब्लड में कैसे लोड होती है। इसके बाद क्लोराइड शिफ्ट के मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। फिर फेफड़ों में इसकी अनलोडिंग देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ा जाए तो क्लिनिकली क्या होता है। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे शरीर के अरबों खरबों कोशिकाओं के अंदर। देखिए, हर सेल, हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म से बनाती हैं, और इसी प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब ये लगातार बनती रहती है तो टिश्यू के अंदर CO2 का एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, एक ऐसा माहौल जो इस गैस को कहता है चलो बाहर निकलो। और ये बाहर निकलना कोई कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिस्ट्री नहीं है, ये तो फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, डिफ्यूजन। यहां देखिए, टिश्यू सेल्स के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर, जिसे हम PCO2 कहते हैं, 46 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा है। वहीं बगल से गुजर रही आर्टेरियल ब्लड में ये करीब 40 mmHg है। तो बस यही जो कम से कम 6 mmHg का प्रेशर ग्रेडियंट है, यही वो ढलान है जो CO2 को धक्का देकर टिश्यू से बाहर ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। सिंपल। अच्छा, तो CO2 अब ब्लड में तो आ गई, पर अब इसे फेफड़ों तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमारा शरीर एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग गाड़ियों या टैक्सियों का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये 3 ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कौन कौन से हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, यहां तीनों तरीके साफ दिख रहे हैं। एक छोटा सा हिस्सा करीब 7% बस प्लाज्मा में घुलकर चला जाता है। एक दूसरा हिस्सा लगभग 23% हीमोग्लोबिन के साथ चिपक कर सवारी करता है। लेकिन जो असली हीरो है, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो है ये 70% वाला हिस्सा। ज्यादातर CO2 बाइकार्बोनेट आयन बनकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये बात एकदम साफ है कि बाइकार्बोनेट वाला रास्ता ही मेन हाईवे है। अब सवाल ये है कि ये जो मेन हाईवे है, ये इतना असरदार कैसे है? इसका राज छुपा है एक एंजाइम में, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक सुपर हीरो एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर बैठा होता है। ये CO2 और पानी को मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाने की रिएक्शन को हजारों गुना तेज कर देता है, मतलब पलक झपकते ही। इसके बिना ये पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोसेस के दिल में उतरते हैं, रेड ब्लड सेल के अंदर। ये जो मैकेनिज्म है जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट करते हैं, ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। तो इसे आसान बनाने के लिए हम एक एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। सोचिए एक भीड़ भरी बस की। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले CO2 प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर हमारी बस यानी रेड ब्लड सेल में चढ़ जाती है। बोर्डिंग हो गई। स्टेप 2, अंदर घुसते ही हमारा सुपर हीरो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज फौरन CO2 और पानी को एक बाइकार्बोनेट आयन, ये हमारा पैसेंजर है, और एक हाइड्रोजन आयन, ये है भारी सामान, में बदल देता है। एकदम इंस्टेंट टिकटिंग। अब बस में भीड़ हो गई है, तो स्टेप 3, इस बाइकार्बोनेट पैसेंजर को बाहर निकलना पड़ता है, और ये घूमने वाले दरवाजे, जिसे बैंड 3 प्रोटीन कहते हैं, से बाहर जाता है। लेकिन बैलेंस बनाए रखने के लिए एक क्लोराइड आयन अंदर आ जाता है, एक के बदले एक। और आखिरी स्टेप, वो जो भारी सामान यानी एसिडिक H+ आयन है, उसका क्या? हमारा बस ड्राइवर यानी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन उसे पकड़ लेता है, उसे बफर कर लेता है, ताकि बस के अंदर का माहौल ना बिगड़े। और ये जो आखिरी स्टेप था ना, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का H+ आयंस को पकड़ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक ज़बरदस्त बफर का काम करता है। अगर ये H+ आयंस को नहीं पकड़ता तो रेड ब्लड सेल के अंदर और फिर पूरे ब्लड का pH तेज़ी से गिर जाता, मतलब हमारा खून खतरनाक रूप से एसिडिक हो जाता। तो हीमोग्लोबिन यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ढो रहा है, बल्कि एसिड को भी काबू में रख रहा है।
ठीक है, तो CO2 लोड हो चुकी है और खून अब अपनी मंजिल यानी फेफड़ों तक पहुंच गया है। अब क्या होगा? अब टाइम है अनलोडिंग का। मतलब टिश्यू में जो कुछ भी हुआ था अब ठीक उसका उल्टा होगा, ताकि CO2 शरीर से बाहर जा सके। और यहां भी खेल वही पुरानी दोस्त प्रेशर ग्रेडियंट का है। देखिए, फेफड़ों में पहुंचे हुए वीनस ब्लड में PCO2 लगभग 46 mmHg है, और फेफड़ों के एल्वियोलाई यानी हवा की थैलियों में वहां ये सिर्फ 40 mmHg है। तो फिर से बन गया 6 mmHg का ढलान, और यही ढलान CO2 को मजबूर करता है कि वो खून को छोड़कर फेफड़ों की हवा में चली जाए, जहां से हम उसे सांस के साथ बाहर फेंक देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कैसे काम करता है। सबसे पहला कदम, जो बाइकार्बोनेट पैसेंजर बाहर प्लाज्मा में था वो वापस रेड ब्लड सेल में आता है और क्लोराइड बाहर चला जाता है। दूसरा कदम, फेफड़ों में ऑक्सीजन भरपूर है। जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, हीमोग्लोबिन अपना भारी सामान यानी H+ आयन छोड़ देता है। अब हमारे पास H+ और बाइकार्बोनेट दोनों वापस सेल के अंदर हैं। तीसरा कदम, ये दोनों फौरन एक दूसरे से जुड़ते हैं और हमारा वही सुपर हीरो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्हें वापस CO2 और पानी में बदल देता है। और फाइनल स्टेप, द ग्रेट एस्केप। ये जो नई नई CO2 बनी है ये अपने प्रेशर ग्रेडियंट के सहारे डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई में पहुंच जाती है और बस सांस के साथ बाहर। इस पूरी अनलोडिंग को जो चीज़ ट्रिगर करती है उसे हम कहते हैं हॉल्डन इफेक्ट। ये बहुत कमाल की चीज़ है। सिंपल भाषा में, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को CO2 और H+ से ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन जैसे ही फेफड़ों में ऑक्सीजन आकर हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है और इस नए शेप में उसका CO2 और H+ के लिए प्यार कम हो जाता है, तो वो उन्हें छोड़ देता है। मतलब ऑक्सीजन का आना ही CO2 के जाने का सिग्नल है। चलिए, तो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह पूरा मैकेनिज्म समझ लिया। अब इसे बड़े पैमाने पर देखते हैं। मतलब अगर इस बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो इसके क्लिनिकल नतीजे क्या होते हैं। इस टेबल में दो बिल्कुल उल्टी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहली है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये तब होता है जब वेंटिलेशन कम हो जाता है। सोचिए, COPD जैसी बीमारी में सांस ठीक से बाहर नहीं जा पाती तो CO2 शरीर में जमा होने लगती है। नतीजा, आर्टीरियल PCO2 बढ़ जाता है और ब्लड का pH गिर जाता है। मतलब खून एसिडिक हो जाता है। और इसका ठीक उल्टा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसमें हाइपरवेंटिलेशन होता है, जैसे घबराहट में लोग तेजी से सांस लेते हैं। इससे जरूरत से ज्यादा CO2 बाहर निकल जाती है, PCO2 गिरता है और खून का pH बढ़ जाता है। मतलब वो अल्कलाइन हो जाता है। और इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में आर्टीरियल PCO2 को मापना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एक टेस्ट होता है, आर्टीरियल ब्लड गैस या ABG। ये टेस्ट डॉक्टरों को किसी भी मरीज के रेस्पिरेटरी स्टेटस और एसिड बेस बैलेंस की बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। याद रखिए, नॉर्मल PCO2 करीब 40 mmHg होता है। इससे ऊपर या नीचे जाना किसी गड़बड़ी का संकेत है। तो चलिए आज के लेक्चर को समेटते हैं। 3 मुख्य बातें जो याद रखनी है। पहली, CO2 ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके हैं, लेकिन असली बादशाह बाइकार्बोनेट पाथवे है, लगभग 70%, और इसका हीरो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। दूसरी बात, क्लोराइड शिफ्ट एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है जो H+ आयन को हीमोग्लोबिन से बफर कराते हुए ज्यादातर CO2 को प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होने देता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हॉल्डन इफेक्ट मदद करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी क्लिनिकल बात, COPD जैसी बीमारियों में जब वेंटिलेशन खराब होता है तो CO2 शरीर में रुक जाती है, जिससे PCO2 बढ़ता है, pH घटता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। तो ये समझना कि हमारा शरीर इस गैस को कैसे मैनेज करता है, असल में जीवन के सबसे अहम बैलेंसिंग एक्ट को समझना है।